माइग्रेन को झेलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज है, पूरा इलाज है, लेकिन माइग्रेन स्पेसिफिक कुछ दवाएं आती हैं जिनको हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं। और भी कुछ नई दवाएं हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। नमस्कार, हॉस्पिटल एंड डॉक्टर्स पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अश्विनी कुमार सचदेवा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करता है। आज का टॉपिक है माइग्रेन। करोड़ों लोगों को हेडेक होता है। लोग इसे अक्सर कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं और कई लोगों को लगता है कि उन्हें माइग्रेन हो गया, लेकिन हर एक सिर दर्द माइग्रेन नहीं होता है। तो आज इस पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित शंकर। थैंक यू। ही इज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर अमित, आपका शो पे स्वागत है। थैंक यू। तो डॉक्टर अमित, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। जी, तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि माइग्रेन क्या है। जैसे हम जानते हैं कि हेडेक या सिरदर्द एक बड़ी कॉमन बीमारी है। माइग्रेन एक टाइप ऑफ हेडेक है। सारे सिरदर्द माइग्रेन नहीं है, सारे हेडेक माइग्रेन नहीं है। माइग्रेन एक सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है जिसमें पेशेंट को आधे या पूरे सिर में दर्द होता है। वो 4 घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है। उसके साथ साथ पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, तेज आवाज़ और रोशनी से दिक्कत आती है। ये मोस्टली यंग पेशेंट्स में होता है, लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन होता है। तो और डिफरेंट टाइप के हेडेक्स है, जैसे कि टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, क्लस्टर हेडेक, साइनस हेडेक, बट ये अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण डिफरेंट है और बहुत कॉमन। तो ये जैसे आपने बताया कि डिफरेंट टाइप के हेडेक भी होते हैं, एंड माइग्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेडेक। ये माइग्रेन बाकी हेडेक से कैसे डिफरेंट होता है? जैसे सिर दर्द होता है, हम लोग उसको कई बार माइग्रेन का नाम भी दे देते हैं जी। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर हेडेक्स? जी, सो जैसे मैंने बताया, माइग्रेन के स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। जो और तरह के दर्द होते हैं, जैसे टेंशन टाइप ऑफ हेडेक, वो पूरे सिर में दर्द में होता है, या सेकेंडरी हेडेक जिसमें पेशेंट को कोई कारण होता है, एमआरआई में कोई फाइंडिंग मिलती है, उसके कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। बट माइग्रेन का हेडेक एक हेडेक होता है जो यंग एज में स्टार्ट होगा, पेशेंट को कभी कभार होना शुरू होगा, फिर उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और मोस्टली आधे सिर को इन्वॉल्व करेगा। और उसके साथ साथ पेशेंट को इस पेशेंट में कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी मिल जाती है और एक एज के साथ ये धीरे धीरे करके बढ़ता है और फिर कम होता है। तो इस सरदर्द को दूसरे सरदर्द से हम इस तरह से अलग कर सकते हैं क्योंकि इसकी फाइंडिंग बड़ी क्लासिकल है और कोई भी पेशेंट अगर हमारे डॉक्टर्स के पास आएगा तो हम उन फाइंडिंग्स को देख के बता सकते हैं कि इस पेशेंट को माइग्रेन है, इस पेशेंट को माइग्रेन नहीं। तो अगर इसकी टाइप्स की बात करें माइग्रेन की, कि डिफरेंट टाइप्स के माइग्रेन हम लोग पढ़ते हैं जैसे, तो क्या डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेन हेडेक हो सकते हैं? सो माइग्रेन 2 तरह का सिंपल भाषा में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, माइग्रेन विद ऑरा और माइग्रेन विदाउट ऑरा। ऑरा एक फीचर है माइग्रेन का जो कुछ पेशेंट में होता है, 10 से 15% पेशेंट में, जिसमें पेशेंट को आंखों के सामने अंधेरा दिख सकता है, रोशनी दिख सकती है, रंग बिरंगी रोशनी दिख सकती है, चक्कर आ सकते हैं, तो उसको ऑरा बोलते हैं। तो माइग्रेन विद ऑरा भी कुछ लोगों में होता है। कई बार पेशेंट को सिरदर्द से पहले ऑरा होगा, फिर हेडेक होगा। और एक कॉमन माइग्रेन जिसके फीचर्स मैंने अभी बताए, जो 4 घंटे से 72 घंटे तक रहता है, तेज आवाज़, रोशनी खराब रखती है। तो ये 2 कॉमन टाइप के माइग्रेन। इसके अलावा ड्यूरेशन के हिसाब से भी हमने माइग्रेन को डिवाइड किया है। एक एपिसोडिक माइग्रेन जिसमें माइग्रेन कुछ दिन रहता है, महीने में 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन। एक क्रॉनिक माइग्रेन जिसमें माइग्रेन मोर देन 15 डेज रहता है। तो इस तरह से हम माइग्रेन को क्लासिफाई कर सकते हैं, माइग्रेन विद ऑरा, विदाउट ऑरा और एपिसोडिक माइग्रेन एंड क्रॉनिक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑरा होना हर माइग्रेन में ज़रूरी नहीं है, और अगर हम किसी पेशेंट को ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं ऑरा के, जैसे लाइट्स नहीं दिख रही हैं, रंगीन लाइट्स वगैरह, उनको वॉमिटिंग वगैरह नहीं है, तो तब भी हो सकता है कि उनको माइग्रेन ही हो। तो अगर हम इसके कॉजेस की बात करें तो क्या कॉजेस कॉमनली हम देखते हैं
जिसकी वजह से ये माइग्रेन होता है, और किन लोगों में ये माइग्रेन होने के रिस्क ज़्यादा है? जो माइग्रेन अगर कोई भी हेडेक है, हम दो तरह से, कोई भी बीमारी को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी। प्राइमरी जहाँ कोई रीज़न नहीं है या कुछ जीन्स के कारण या कुछ ऐसे फैक्टर्स जिसको भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सके हैं, तो माइग्रेन एक प्राइमरी डिजीज है। सेकेंडरी जिसमें कुछ कारण है, जैसे ब्रेन में कोई गांठ है, ट्यूमर है, नस में ब्लॉक है, तो सेकेंडरी हेडेक। सो माइग्रेन का ओवरऑल कोई एज सच मतलब एग्जैक्टली कॉज अभी तक नहीं पता चला है, बट कुछ लोगों में हो जाता है। इसकी कुछ थ्योरीज है, जैसे बोलते हैं कि एक जेनेटिक थ्योरी है कि कुछ जेनेटिक रीजंस के कारण, ब्रेन के कुछ जीन्स में एक्टिविटी होने के कारण पेशेंट को हेडेक होने लग जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में कुछ जीन्स आइडेंटिफाई भी किए गए, बट मोस्टली इसको इडियोपैथिक डिजीज बोलते हैं, जिसमें कोई कारण नहीं मिलता। इवन अगर हम एमआरआई भी पेशेंट में करेंगे तो इसमें कोई खास कारण नहीं मिलेगा। अब जैसे आपने पूछा कि किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस हैं, तो फीमेल्स आर मोर प्रोन, मतलब वो 3 गुना ज्यादा चांसेस है कि फीमेल्स में होगा रेदर देन मेल्स। यंग पेशेंट्स में होता है, ज्यादातर बोलते हैं कि 18 साल, 20 साल, 35 साल, 40 साल इस उम्र में होता है। एक पीडियाट्रिक माइग्रेन है जो यंग बच्चों में भी हो सकता है, वो इतना कॉमन नहीं है। बोलते हैं कि 45-50 साल के बाद माइग्रेन होने के चांसेस कम है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेसफुल एक्टिविटी रखते हैं या जिनकी स्लीप ठीक नहीं है, लाइफस्टाइल ज़्यादा उनकी अच्छी नहीं है, और फैमिली हिस्ट्री, उन पेशेंट्स में हेडेक, माइग्रेन होने के ज़्यादा चांसेस। तो आजकल स्ट्रेस जैसे बहुत ज़्यादा हो गया है, इवन काम से रिलेटेड भी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने लगे हैं, उनका लाइफस्टाइल बहुत भागदौड़ वाला हो गया है, तो उस कारण से भी माइग्रेन ज़्यादा कॉमन होने लग गया है। जी बिल्कुल, स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है। सो इसमें हम कहते हैं कि ट्रिगर्स, हाँ, तो माइग्रेन कई बार ट्रिगर्ड होता है। जी, एक सबसे कॉमन इंडियन स्टडीज में पाया गया कि स्ट्रेस वेरी कॉमन ट्रिगर फैक्टर है। इसी तरह से डिप्रेशन एक कॉमन रिस्क फैक्टर है। जो स्लीप जिनकी एडिक्वेट नहीं है वो एक रिस्क फैक्टर है। जो ओबीज है वो भी एक रिस्क फैक्टर। सो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं और इनमें ज्यादा होने के चांसेस होते हैं माइग्रेन। अगर हम सिम्टम्स की बात करते हैं, और जैसे आपने बताया कि आधे सिर में दर्द यूजुअली होता है और कुछ लोगों में ऑरा के साथ में ये दर्द होता है, तो क्या क्या सिम्टम्स, अगर हम अगर आसान भाषा में बताना चाहें तो क्या सिम्टम्स होते हैं माइग्रेन के? अब माइग्रेन के सिम्टम्स, जैसे मैंने बोला, पेशेंट को हेडेक शुरू होगा, उससे पहले कभी कभी पेशेंट को प्रोड्रोम सिम्टम्स होते हैं। प्रोड्रोम सिम्टम्स में पेशेंट को यार्निंग हो सकती है, आंखों में भारीपन, सिर में भारीपन होगा। उसके बाद पेशेंट को, कुछ पेशेंट जिनमें ऑरा होना होता है, उसमें ऑरा बोलते हैं कि हेडेक स्टार्ट होने के 1 घंटे पहले पेशेंट को ऑरा होता है। विजुअल ऑरा सबसे कॉमन ऑरा है। वेस्टिबुलर ऑरा जिसमें चक्कर आते हैं वो होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद पेशेंट को हेडेक शुरू होता है। हेडेक स्लोली बढ़ता है, आधे सिर को इन्वॉल्व करता है, कई बार आधे सिर के होने के बाद दूसरे साइड को भी इन्वॉल्व कर सकता है। मोस्टली थ्रॉबिंग होता है, जैसे अंदर कोई फोड़ा है या अंदर कोई फट रहा है या अंदर कोई नस फड़क रही, इस तरह का सर दर्द होगा। उसके साथ साथ पेशेंट को फोटोफोबिया यानी कि लाइट खराब लगेगी, वो कोशिश करेगा किसी जहां लाइट कम हो बंद कमरे में जाने की कोशिश करेगा। फोनोफोबिया, साउंड भी उसको अच्छी नहीं लगेगी, वो उसको भी अवॉइड करेगा। नोजिया सी फील होगी पेशेंट को, और कई बार वॉमिटिंग हो जाएगी। वॉमिटिंग के बाद कई बार पेशेंट का हेडेक बेटर होता है। तो ये क्लासिकल फीचर्स पेशेंट बताते हैं। कई बार पेशेंट को क्रेनियल ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी आते हैं, जिसमें आंख से पानी, आंखें लाल होना, नाक से पानी, स्वेलिंग, ये फीचर्स भी आते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स किसी पेशेंट को आ रहे हैं तो ये हेडेक, माइग्रेन होने के बहुत ज्यादा चांस। तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं, जैसे कुछ लोगों को हेडेक, नॉर्मल हेडेक तो हो सकता है कि आधा घंटा रहे, 1 घंटा के बाद आराम भी आ जाता है आराम करने से, तो ये सिम्टम्स कितने टाइम तक रह सकते हैं? हाँ, अगर क्लासिकल माइग्रेन का हेडेक है तो वो 4 घंटे से 72 घंटे तक, मतलब 1 डे to 3 days रहता है। कई बार कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उसमें बियॉन्ड दिस होता है।
अगर मोर देन 72 आवर्स है, अगर ज्यादा है उससे, तो उसको स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं जी। बिकॉज पेशेंट को इस कंडीशन में नोजिया वॉमिटिंग होने के कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, लगातार पेन होता रहेगा, तो उसको स्टेटस माइग्रेनोसिस बोलते हैं, जो एक इमरजेंसी है। ऐसे केस में पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना है या डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। एक हेडेक भी इमरजेंसी हो सकता है, स्टेटस माइग्रेनस एक इमरजेंसी है। तो किन जैसे ये सिम्टम्स आए पेशेंट्स को, तो हाउ डू यू डायग्नोज इट, या फिर कब मरीज को डॉक्टर के पास जाना जरूरी है? ज्यादातर क्या होता है, मोस्टली ऐसे पेशेंट फीमेल्स होते हैं, यंग लोग होते हैं, मैरिड होते हैं या अनमैरिड होते हैं। हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम होती है, 6 महीने में एक बार हुआ, फिर महीने में एक बार हुआ, फिर हफ्ते में एक बार हुआ। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो बढ़ जाए तो पहली चीज। सेकेंड चीज, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार हो, पेशेंट को पेन किलर लेना पड़ जाए, यानी कि सीवियरिटी ज्यादा हो जाए। हेडेक इतना सीवियर है कि पेन किलर लेना, कितने पेन किलर खाएगा पेशेंट। सो दैट इज ऑल्सो अनदर इंडिकेशन। थर्ड इंडिकेशन, ड्यूरेशन बहुत ज्यादा हो जाए, जो मैंने बताया, लगातार पेन बना ही बना है, पेशेंट को पेन से आराम हो ही नहीं रहा है डिस्पाइट पेन किलर। तो ये 3 मेन इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिसमें माइग्रेन वाले पेशेंट को डॉक्टर्स के पास या इमरजेंसीज में जाने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये माइग्रेन है और ना कि कोई और हेडेक है किसी और कारण की वजह से? जी, माइग्रेन के जैसे मैंने क्लासिकल फीचर्स बताए, आधे सिर का दर्द, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया, नोजिया। माइग्रेन की डायग्नोसिस क्लिनिकल डायग्नोसिस है, रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस नहीं। इन्वेस्टिगेशंस ज्यादा हेल्प नहीं करेंगे। एक डॉक्टर अगर उसको माइग्रेन की हिस्ट्री लेनी आती है, उसका स्पेशलिस्ट है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा पेशेंट के क्लिनिकल सिम्टम्स से ही पता लग जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हमें इमेजिंग करनी होती है, MRI या CT करना पड़ता है, जिसमें कुछ रेड फ्लैग्स मिलते हैं। रेड फ्लैग्स हेडेक में वर्ड यूज होता है जब पेशेंट को हम कुछ और चीज सोच रहे हैं रेदर देन माइग्रेन। किसी पेशेंट को हेडेक अगर ब्रेन में ट्यूमर के कारण हो रहा है या ब्रेन में आर्टरी या वेन में ब्लॉकेज होने के कारण हो रहा है, तो पेशेंट को कुछ और भी सिम्टम्स आएंगे, तब हमें MRI कराना होता है। जैसे उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होगी, हेडेक के साथ कोई वीकनेस आ जाएगी, विजन में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ऐसे केसेस में हमें इमेजिंग करनी होती है। तो शायद वो पेशेंट माइग्रेन नहीं है, वो सेकेंडरी और कारण है, तो उनको रूल आउट करने के लिए इमेजिंग बहुत जरूरी है। तो उसमें इमेजिंग में हम लोग CT स्कैन या MRI यूजुअली कराते हैं। तो आगे हम इलाज की बात करेंगे। इलाज के यूजुअली 2 फैक्टर्स रहते हैं, जैसे एक में तो प्रिवेंशन कैसे करें कि जिनको माइग्रेन है तो उनको प्रिवेंट कैसे करें कि दोबारा अटैक ना हो, और जब अटैक आ गया है, माइग्रेन हो रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट जब ऐसे आते हैं, उनको हेडेक स्टार्ट हुआ, एक एपिसोड हुआ, इतना सीवियर हुआ, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट ना घर पे ट्राई करते हैं कुछ ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो मिल जाती है उनसे लेते हैं। कई बार वो सही भी होती है, कई बार गलत भी होती है। इसको एक्यूट ट्रीटमेंट बोलते हैं। अगर हम उस अटैक को ट्रीट कर रहे हैं तो उसको एक्यूट ट्रीट। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो दवा ले रहे हैं, क्योंकि कई बार लेनी पड़ सकती है, वो सेफ हो, रिकमेंडेड हो, उसके साइड इफेक्ट्स कम हो। तो एक्यूट ट्रीटमेंट में हमें एनाल्जेसिक्स लेने हैं, लेकिन माइग्रेन स्पेसिफिक कुछ दवाएं आती है जिनको हम ट्रिप्टान्स बोलते हैं, और भी कुछ नई दवाएं हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती हैं। उनको हम कई बार पेशेंट्स को प्रेफर करते हैं देना, क्योंकि नॉर्मली जो ओवर द काउंटर मेडिसिन्स हैं, पैरासीटामोल या और लेने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं होता। तो एक्यूट ट्रीटमेंट में कुछ नई दवाएं, ट्रिप्टान्स और कुछ कॉम्बिनेशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर वो लेंगे तो पेशेंट को आराम होगा, लेकिन एक्यूट ट्रीटमेंट की एक लिमिट है। अगर महीने में पेशेंट को 4 से 6 बार ज्यादा हेडेक हो रहे हैं और पेन किलर लेना पड़ता है, तो पेशेंट को प्रिवेंटिव मेडिकेशंस लेने चाहिए। तो प्रिवेंशन की दवाएं लेनी चाहिए, ऐसी दवाएं जिससे पेशेंट को हेडेक होने की टेंडेंसी ही कम हो। इनिशियल ट्रीटमेंट तो वो रेगुलर जैसे पैरासीटामोल और अदर पेन किलर ले सकते हैं घर पे, बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर वो भी ज्यादा दर्द हो रहा है और माइग्रेन उनको डायग्नोस हो गया, तो जैसे आपने बताया कि ट्रिप्टान्स वगैरह लेने की जरूरत पड़ती है।
तो अगर जैसे आपने प्रिवेंटिव मेडिसिन बताई हैं, किन लोगों को ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में दर्द हो रहा है और उनको ये सिम्टम्स प्रिवेंट करने के लिए भी मेडिसिन की ज़रूरत है, तो क्या कुछ और भी रेमेडीज हैं जिसकी वजह से हम इसको जिससे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला, प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। जी। मैं अपने बहुत सारे पेशेंट्स में बोलता हूँ कि आपको प्रिवेंटिव मेडिसिन के लिए जाना चाहिए। कई सारे पेशेंट्स अवॉइड करते हैं कि रेगुलर मेडिसिन क्यों लेनी, अगर हम पेन किलर से ही आराम पड़ रहा है। अगर कुछ सिम्टम भी नहीं है तो वो लेना भी नहीं चाहते कई पेशेंट्स। बट ये एक मिथ है। अगर पेशेंट को 4-6 बार से ज़्यादा पेन किलर और ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस दिन उसका वो दिन बेकार हो रहा है, पेन किलर भी लेनी पड़ रही है। इसके बचाव के लिए, प्रिवेंशन के लिए कुछ ऐसी रेगुलर मेडिसिन हम दे सकते हैं जो सेफ हो, हेडेक की सेंसिटिविटी को कम करे, और कई बार हेडेक की फ्रीक्वेंसी इतनी कम हो जाती है कि ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ओके। तो इन प्रिवेंटिव मेडिसिन का फायदा ये है कि पेशेंट का हेडेक जो माइग्रेन है, मे बी इट कैन बी ट्रीटेड, मतलब उसको हमेशा के लिए दबाया जा सकता है और पेशेंट को पेन किलर लेने की जरूरत ही ना पड़े। सो इसलिए प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत हेल्पफुल है। इसमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिकेशंस हैं जो कि हम पेशेंट की एज, वेट, कोमॉर्बिडिटीज देख करके देते हैं और वो बहुत हेल्प करती है। तो ये तो मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ये मेडिसिन बंद भी हो सकती है? जैसे हमने प्रिवेंटिव मेडिसिन स्टार्ट की, पेशेंट ने 2-4 महीने के लिए ले ली, तो क्या ये किसी पॉइंट पे हम बंद कर सकते हैं? इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट को प्रिवेंटिव मेडिसिन हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बढ़ाते हैं। जब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, मान लीजिए महीने में 1 बार हो रहा है, तो हम उसको स्लोली टेपर करने लग जाते हैं। कई बार 6 महीने लगते हैं, कई बार कम लगते हैं, कई बार ज़्यादा लगते हैं, और फिर धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं और पेशेंट का हेडेक मे बी कम्प्लीटली सबसाइड, या इतनी कम फ्रीक्वेंसी हो जाए कि उसको वो टॉलरेट कर सके। तो जैसे हम बात कर रहे थे प्रिवेंटिव मेजर्स की, बीच में क्या और प्रिवेंटिव मेजर्स? सो दवाई नहीं, और भी कुछ नई चीजें आई हैं, कुछ नॉन इन्वेजिव, मतलब दवा के अलावा कुछ डिवाइसेस आए हैं जो पेशेंट लगा सकते हैं, जिसमें एक न्यूरोमॉड्यूलेशन होता है, और पेशेंट को जब हेडेक हो उस वक्त वो यूज कर सकता है, या जिनको क्रॉनिक हेडेक्स हैं, 15 मोर देन 15 डेज अ मंथ हेडेक है, वो रेगुलर 2 दिन छोड़ करके वो डिवाइस को यूज कर सकता है, बिना दवा लिए, बिना साइड इफेक्ट किए पेशेंट को आराम हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम हमेशा बताते हैं। तो प्रिवेंशन का, माइग्रेन का एक इलाज, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। प्रॉपर टाइम पे स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में पेशेंट को जो डाइटरी फैक्टर्स हैं, जो ट्रिगर हैं, उनको अवॉइड करना है। ऐसे पेशेंट को हम एक हेडेक डायरी बनाने के लिए बोलते हैं, जहां पे पेशेंट अपने ट्रिगर्स लिखता है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या क्या चीजें ट्रिगर करती हैं, क्या क्या लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन उसको अफेक्ट करता है, उनको नोट करता है। और अगर हम उनको मॉडिफाई करेंगे तो पेशेंट को हेडेक की फ्रीक्वेंसी और इवन हेडेक होने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। अगला सवाल ये पूछना चाहूंगा कि क्या ये जड़ से खत्म हो सकता है, बिल्कुल क्योर हो सकता है माइग्रेन? तो ये कई लोग बोलते हैं कि माइग्रेन जिसको हुआ वो लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, पर ऐसा नहीं है। माइग्रेन कई बार एज डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है वैसे वैसे माइग्रेन कम होने की चांसेस होते हैं, खत्म होने के भी चांसेस। कई बार प्रिवेंटिव मेडिसिन से माइग्रेन परमानेंटली खत्म हो सकता है। माइग्रेन का क्योर हो सकता है। बोलते हैं कि क्योर इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो सकती है, जिससे पेशेंट टॉलरेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, हम सर्जरी करके उस प्रॉब्लमेटिक ऑर्गन को रिमूव कर देते हैं, उस पार्ट को रिमूव करते हैं, तो क्या ब्रेन में भी जैसे कहीं से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, हम उसमें कुछ ऐसा सर्जिकल, इसमें कुछ ऐसे हैं टेक्निक्स जिससे माइग्रेन के ट्रिगर्स को खत्म कर दिया जाए? मेडिकल रिसर्च, मेडिसिन से रिलेटेड रिसर्च बहुत सारी हो रही है, बट सर्जरी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ खास नहीं है। आप एक आखिरी बार आप हमारे व्यूअर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो माइग्रेन से ग्रस्त हैं? माइग्रेन कॉमन बीमारी है, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। जिनको माइग्रेन है उनको निकलना है, डॉक्टर की हेल्प्स अगर उनको रिक्वायर है तो उनको लेनी है। माइग्रेन को झेलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इलाज है, पूरा इलाज है।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। जिसको माइग्रेन की दिक्कत लग रही है, लड़ाके की तरह इससे लड़ना है और इससे जीतना है। थैंक यू डॉक्टर अमित, हमारे दर्शकों के साथ माइग्रेन से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर करने के लिए। अगर आपके भी माइग्रेन से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।